ब्लॉगर ऋतिका मर्डर केस पर बात करेंगे। चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। आरोपी पति और उसके दोस्तों का काला चिट्ठा सामने आ गया है। पैसों के लिए पति पर दोस्तों के पास भेजने का आरोप लगाया था ऋतिका ने। पुराने एफआईआर के मुताबिक ऋतिका ने यह आरोप अपने पति पर लगाया। पति के दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की थी, यह भी आरोप था। मार्च महीने में एफआईआर की गई और कई गंभीर आरोप पति पर लगाए गए। पति समेत दीपाली और उनके परिजनों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया था। 12 मार्च को थाना टुंडला में यह केस दर्ज कराया गया था। देखिए आप, वो जो केस दर्ज कराया गया था, जो एफआईआर कराई गई थी, उसकी कॉपी भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। पति के दोस्तों ने ऋतिका के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। इस सारे प्रकरण से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। ऋतिका के कातिल का जो पाप लोक है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऋतिका मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पैसों के लिए दोस्तों के पास पति भेजता था। पति के दोस्तों ने दुष्कर्म का प्रयास किया था ऋतिका के साथ। ऋतिका ने अपनी एफआईआर में ये संगीन आरोप लगाए थे। 12 मार्च को थाना टुंडला में यह केस दर्ज हुआ था। 24 जून को ऋतिका की हत्या हुई। ऋतिका ने पुलिस को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में ऋतिका ने अपनी जान को खतरा बताया था पुलिस को। ये जो चौंकाने वाला खुलासा है, इसके बारे में आइए अब और जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय से, जो आगरा से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन, ये जो सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं, चौंकाने वाली बातें, आपको क्या मालूम पड़ा है इस पत्र और एफआईआर के जरिए, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऋतिका मर्डर केस में लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से जो मार्च महीने में जो मुकदमा ऋतिका ने अपने एक्स हस्बैंड आकाश गौतम और कहा जाए विपुल के जो ससुराली जन हैं, जिसमें दीपाली धर है यानी विपुल की जो पत्नी है, उसके साथ ही विपुल के जो ससुर और उनके जो साले के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था, 4 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और उस अगर मुकदमे को पढ़ा जाए, उस एफआईआर कॉपी को देखा जाए, तो उसमें बहुत ही सनसनीखेज उसमें आरोप लगाया। उसने कहा है कि पैसे के लिए मेरे पति ने अपने दोस्तों के पास भेजने के लिए मुझे फोर्स किया। तो कहीं ना कहीं उसमें यह भी शब्द लिखा हुआ है कि जो मेरा पति है वो आकाश बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति है। और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने जांच की, चूंकि कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और मई महीने में इसको फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर लगा दी गई। तमाम तथ्यों को पुलिस ने जांच में शामिल किया और जिस लोकेशन पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई, क्योंकि उसमें 376D यानी गैंगरेप की धारा भी है, लेकिन वो लोकेशन मैच नहीं की और उसके बाद विवेचना में उस मुकदमे को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, उसको क्लोज कर दिया गया। तथ्यों के आधार पर विवेचना हुई, लेकिन ये बात तय थी कि ऋतिका ब्लॉगर ऋतिका हत्याकांड में उसका जो पति है, जिसने इस पर मुख्य हत्यारोपी है, जिसने 4थी मंजिल से फेंककर ओम श्री अपार्टमेंट से उसकी हत्या की है, वो पिछले कई कहा जाए महीनों से उस अपार्टमेंट की रेकी कर रहा था और उसके आधार पर वो एक फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार कर रहा था कि एक ऐसा मौका मिले जिस दिन ऋतिका को उसकी जान ले ली जाए। और यही वजह है कि उसने पूरी तैयारी की थी, लेकिन उस दिन जिस तरीके से हत्या हुई और उसके बाद अपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया जाता है, 3 लोगों को मौके पर ही दबोच लिया जाता है। इस मामले में एक और लेटर वायरल होने की बात सामने आ रही है और एबीपी गंगा उसको सबसे पहले उस लेटर को भी दिखाएगा। तो कुल मिला के ऋतिका की जान को खतरा था, उसके पति पर उसने अपने संगीन आरोप लगाए थे और ये बात भी तय है कि एक तरफ जो उसका ऋतिका का जो एक्स हस्बैंड है, वहीं दूसरी तरफ विपुल की जो पत्नी रही है, दोनों परिवार आपस में मैच कर गए थे। दोनों खुद एक रणनीति के तहत काम कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ एक ने अपने पत्नी को छोड़ रखा था और एक ने अपने पति को छोड़ रखा था और दोनों एक जगह जाकर आगरा में लिव इन में रह रहे थे। तो इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही। देखिए, आगरा पुलिस पर भी कई सारे गंभीर सवाल हैं। कल ऋतिका के पेरेंट्स ने जिस तरीके से एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बात की और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बाइक बरामद हुई है, उस बाइक को लावारिस दिखाया गया है, गिरफ्तारियों की लोकेशन दूसरी जगह दिखाई गई है, लेकिन सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, सारे फुटेज लगातार सभी मीडिया चैनल्स पर चल रहे हैं, एबीपी गंगा पर प्रमुखता से चल रहे हैं। तो ऐसे में
पुलिस क्यों अपनी भद्द पिटवा रही है, पुलिस क्यों अपनी साख पर सवाल खड़े करवा रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इस पूरे हाई प्रोफाइल मर्डर केस में लगातार एक के बाद एक फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं और ऐसे में पुलिस की जांच जिस तरीके से बढ़ रही है उससे ये लग रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि केस को कमजोर क्यों करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वो पूरी तरह से ओपन सीक्रेट है। तो ऐसे में सवाल लगातार ताजगंज पुलिस पर है, एसएचओ ताजगंज पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को सारे प्रकरण के बारे में बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गया है। बैन होने से रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर अब कार्रवाई होगी, ये बड़ी खबर। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन, और जब ये बैन हो गया है तो चूंकि इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि इसका सीधा असर आपके हमारे जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, तो उन लोगों पर कार्रवाई होगी। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से बैन है, अगर इस्तेमाल किया गया तो कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर। इस पूर्ण विराम का सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या मतलब है, यह है क्या, आइए आपको बताते हैं। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग गई है, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की वजह से यह रोक लगाई गई है। रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा इस रोक का। खाने की होम डिलीवरी में पेपर बाउल का इस्तेमाल होगा, प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल होगी लकड़ी की चम्मच, और मिठाई बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर अब बैन लगेगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा, बैन है ये, और जो भी करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब वो कार्रवाई क्या होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आइए इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। शैलेश अरोड़ा से, लखनऊ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधा जुड़े हुए। शैलेश, बताइए इस बैन का मतलब क्या है? देखिए, 19 तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसको लेकर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो उसमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं, जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, कई बार उसमें आपको स्ट्रॉ मिलता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर बैन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की जो रैप होती है उसके ऊपर बैन है। जो पैकिंग फिल्म आती है उसके ऊपर बैन है। कुल इस तरह से 19 तरह की प्लास्टिक है जो सिंगल यूज़ में आती है। सिंगल यूज़ मतलब आपने एक बार इस्तेमाल किया और उसको फेंक दिया, और बहुत बड़ी संख्या में इस प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जिसके चलते पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण बहुत है। तमाम बार आप देखेंगे जो जानवर हैं, जो ख़ास तौर से गाय हैं, उनकी मौत का कारण ये प्लास्टिक बनता है, और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इस पर बैन लगाया जा रहा है। बहरहाल चलते हैं, एक मिठाई की दुकान के बाहर हम अभी मौजूद है, रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर देखते हैं क्या हालात है, इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये लोग अब वैकल्पिक व्यवस्था की जो हम बात करते हैं तो किस तरह से करेंगे इसको लेकर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पर आखिर क्या विकल्प तलाशे गए हैं वो भी यहाँ पर जानते हैं। देखिए, यहाँ पहुँच चुके हैं, और फिलहाल अगर बात करें तो देखिए जो मिठाई के डिब्बे हैं इनके ऊपर भी प्लास्टिक का यूज़ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अभी पहला दिन है, लगी हुई है, आज ही से हालांकि प्रतिबंधित है। जानते हैं कि किस तरह से अब इसका विकल्प ढूंढेंगे और अभी तक क्या विकल्प क्यों नहीं मिल पाया। इसके अलावा तमाम और चीज़ें जो हम स्ट्रॉ की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए रेस्ट्रॉ भी है ये, तो यहाँ पर स्ट्रॉ, चम्मच जो है, प्लेट्स हैं, कांटे हैं, उनके लिए क्या विकल्प है इसको लेकर भी हम बातचीत करें। क्योंकि देखिए प्लास्टिक का यूज़ बहुत बड़ी संख्या में होता है, खाली यानी हर जगह आप देखेंगे जो बहुत ही आकर्षक पैकिंग आप देखते हैं, गिफ्ट आइटम्स आप भी लेके जाते होंगे, अपने परिचितों किया इस तरह के गिफ्ट पैक, तो इसी तरह के प्लास्टिक में ये आपको मिलते हैं, ऊपर से जो दिखने में काफ़ी आकर्षक भी लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये तर्क भी दिया जाता है कि इससे सुरक्षित भी रहती है चीज़ें सीलन और बाकी चीज़ों से। बात करते हैं यहाँ पर, सर आपका नाम? सर खुशहाल। सर जानना चाहेंगे, आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं पहला दिन है हालांकि, तो ये पैकिंग्स है, ये स्वीट्स हैं, इनके ऊपर उसका इस्तेमाल हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं आप लोग हटा पाए, क्या चुनौती है आप लोग के साथ? सर अभी तुरंतली सडनली हुआ है, इसका विकल्प हमारे पास है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम इस टाइप से पैकिंग कर रहे हैं। हम प्लास्टिक जो है धीरे धीरे कोई भी हो हम उसको हटाते जाएंगे। इस तरह की आपकी पैकिंग आएगी, उससे बेटर लुक आपको इसमें दिख रहा है, ये चीज़ आपके सामने आएगी। अभी आपने कहा, आइए सर, अभी आपने कहा इसमें आप यूज़ कर रहे हैं हम लोग सिंगल पर, इसका भी एक विकल्प अच्छा है कि हम लोग जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये लाइट ट्रांसपेरेंट बटर पेपर है, इसका हम यूज़ करेंगे ताकि इसमें और भी आपका लुक अच्छा आएगा। अभी आपने जैसे बात रखी, हम लोग प्लास्टिक के चम्मच हैं, प्लास्टिक के स्पून जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने विकल्प चुना है कि
कि हमारे पास लकड़ी के स्पून्स हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ प्लीज़ कर। तो देखिए यहाँ पर विकल्प जो है तलाशे जाने शुरू हो गए राजेंद्र, देखते हैं और बाकी चीज़ों के किस तरह से विकल्प हैं उनको भी यहाँ पर हम देखते हैं जी। देखेंगे सर, इस टाइप के हमारे पास चम्मच हैं, इसी टाइप के फॉक्स हैं, सब इस टाइप से हम लोग मंगाते जा रहे हैं ताकि हम लोग। स्ट्रॉ का सर बहुत यूज़ होता है प्लास्टिक के, नहीं, आमतौर पर हम देखते हैं, तो उसका भी विकल्प मिल गया आप लोग को या नहीं? अभी हम लोगों ने पेपर बेस्ड जो है स्ट्रॉ हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किए हैं। धर्मराज बेटा दिखाओ। देखते हैं जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसकी जगह पर यहाँ क्या आया, लेकिन मिठाई के लिए ज़रूर हमने देखा कि जो बटर पेपर वाले इस तरह के थे उनका इस्तेमाल, जिस तरह से जो पैकिंग्स थी हमने देखा। अभी ये एक गिफ्ट पैक्स बने हुए थे चॉकलेट्स के, जूसेस के, इस तरह के, उनको लेकर जिस तरह के रैप्स आए हैं ये भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस स्ट्रॉ के लिए हम ज़रूर देखने जा रहे हैं कि किस तरह से विकल्प हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी देखिए चुनौती होगा क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीलन से बचाने के लिए बाकी कारणों से इस प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्लास्टिक से जितना नुकसान होता है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो एक एक करके इस 19 तरह के प्लास्टिक का क्योंकि रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, जो बहुत आसान नहीं है अभी फ़िलहाल लोगों का कहना है, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से आगे आएंगे। बहरहाल यहाँ पर देखिए स्ट्रॉ और कुछ शैलेश को बहुत व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल काम होगा 19 तरीके की सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी और आज वादी महेंद्र प्रताप सिंह, वादी रंजना अग्निहोत्री, वादी मनीष यादव, दिनेश कौशिक, सौरभ गौड़ और छात्राओं के प्रमुख जो वाद हैं उनके साथ साथ 1 दर्जन के लगभग जो मुकदमे हैं उस पर आज सुनवाई होने जा रही है। इन वादियों ने अपने वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की है और साथ साथ शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने की भी मांग है। वहीं मस्जिद की फोटोग्राफी कराने की भी मांग की गई है और शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज न पढ़ने की मांग और कमीशन नियुक्त करने जैसी मांग भी इस मुकदमे में याचिका में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। संक्रामक बीमारियों के खिलाफ आज से उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और इन जैसी तमाम अन्य जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके खिलाफ आज से अभियान की शुरुआत होगी। सीएम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक नोएडा के जिला अस्पताल से इस अभियान में शामिल होंगे। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में इन बीमारियों की स्कैनिंग होगी, इलाज किया जाएगा। इसके अलावा इन संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा ताकि लोगों की सहभागिता से इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई अन्य संबंधित विभाग भी अपना योगदान देंगे। तो बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। यहां नोएडा से जुड़ेंगे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और कैसे संक्रामक बीमारियों को रोका जाए, खासकर इस मॉनसून के सीजन में जिसमें ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, इसमें जोर रहेगा इस अभियान में। और एक बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आपको दे दें इस वक्त की। 2024 के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी है। जुलाई और अगस्त में भाजपा का बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम अभियान चलेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में 80 लोगों की विशेष टीम गठित की गई। प्रदेश के 40,000 मतदान बूथों को मजबूत करने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की। 2019 के चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1,63,000 बूथों में से भाजपा को 1,23,000 बूथों पर जीत हासिल हुई थी। तो ये कैसे अभियान चलेगा जुलाई अगस्त में, आइए इसको समझ लेते हैं। फोन लाइन पर है हमारे साथ शैलेश अरोड़ा। बताइए शैलेश, क्या जानकारी आपके पास? राजेंद्र, एक बड़ी तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी ने और अगर आपको ध्यान हो देखिए पहले एक बैठक हुई थी जब चुनावी नतीजे आने के पहले। उस बैठक में जितने भी सांसद थे राज्यसभा लोकसभा उन सबको बुलाया गया था। इसके बाद में आजमगढ़ रामपुर के उपचुनाव के नतीजे आए और नतीजे सबने देखे किस तरह से भाजपा को जीत हासिल हुई और उसके बाद में एक बैठक परसों की गई जिसमें उन 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी संयोजक बुलाए गए जो सीटें अभी भाजपा के पास नहीं है, यानी यहाँ पर अभी कमल नहीं खिला। इसमें 10 सीटें बसपा के पास है, 3 सपा के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। तो अब 2024 को लेकर जो रणनीति
भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है वो बूथ सशक्तिकरण को लेकर है, जिसमें माहिर है भारतीय जनता पार्टी के, आप भी जानते हैं। और इसमें अगर हम पूरे प्रदेश में बूथ की बात करें तो कोरोना काल के बाद 1,73,000 से ज्यादा बूथ हो चुके हैं। 2019 के चुनाव को देखें तो 1,63,000 बूथ थे और उस समय इन 1,63,000 में से लगभग 1,23,000 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी 40,000 बूथ ऐसे थे जहां भाजपा नहीं जीत पाई थी। तो इन सीटों की एनालिसिस हो रही है और इन्हीं के आधार पर अब जिम्मेदारी दे दी गई है सबको। उसमें जो सांसद है, जो विधायक है, इन सबको लगा दिया गया है और वो 2 महीने का जो अभियान चलेगा उसमें इन बूथों पर जाएंगे, वहां पर लोगों को उनको मजबूत करेंगे और उसके बाद में इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी 2024 की। जैसे अगर बात करें, देखिए जो सांसद है उनको जिम्मेदारी दी गई कि अपने लोकसभा क्षेत्र में उनके जितने भी विधानसभा हर जगह 25-25 कमजोर बूथ को जरूर चिन्हित करें और इसके साथ 100 से 125 बूथ को मजबूत करने का काम उन्हें दिया गया है। इस तरह से पूरी एक स्ट्रेटेजी है और इसके आधार पर देखिए बूथ स्तर पे कार्यकर्ता जो है, लाभार्थी जो है, उनके सम्मेलन कराए जाएंगे, जो अग्रिम मोर्चे हैं भाजपा के उनके कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो योजनाओं के लाभार्थी हैं। ठीक है शैलेश, बहुत विस्तृत योजना है, ये बहुत साफ है आपकी बात से, बहुत साफ जाहिर है आपकी रिपोर्ट से। अगली खबर मुजफ्फरनगर से। वहां की शाहपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई। पुलिस ने और मुजफ्फरनगर से एक और बड़ी खबर है। रोडवेज की बस में आग लग गई है। दमकल कर्मियों ने भड़कती आग पर काबू पाया है और हादसे में कोई हताहत नहीं है, ये राहत की बात है। एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। रोडवेज की बस में आग लगी है, ये देखिए आप तस्वीर, धू धू करके जलती रोडवेज की बस आप देखिए। दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन रात की बात दूसरी ये है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बस जलकर खाक जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत राहत की बात यह कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें आप देखिए, इस रोडवेज की बस को धू धू करके जलता हुआ आप देखिए। और अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस आग को काबू करने की कोशिश की गई फायर ब्रिगेड के द्वारा। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 3 चोरी की इको कार भी बरामद की है। और साथ में आपको ये भी बताएं कि पकड़े गए शातिर वाहन चोर आसपास के जनपदों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें ग्रामीण इलाकों में कम दामों में बेच देते थे। बहरहाल पुलिस ने तीनों शातिर वाहन चोरों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। की पुलिस चेकिंग करेगी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखे, उनको रोका, विस्तृत पूछताछ की गई, जानकारी की गई तो पता चला कि वो मोटरसाइकिल चोरी की थी और उसमें से एक व्यक्ति के पास तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए थे। विस्तृत पूछताछ के बाद पता चला कि वो वाहन चोर थे और उनसे 3 इको गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है। विस्तृत जाँच की जा रही है कि कहाँ से ये गाड़ियाँ चोरी करके ले आए थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इधर मऊ में परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर विद्यालयों पर बड़ा एक्शन लिया। स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनवाने पर आरटीओ डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करते हुए स्कूलों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई में 99 स्कूली बसों के परमिट सस्पेंड कर दिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।